अभी इसके पहले पढ़ा है कि मरकरी में ऊर्जा स्तर हैं, मरकरी के परमाणु में, वो अभी पिछले इसके लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है। यानी जितने भी परमाणु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं के अपने अपने ऊर्जा स्तर होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग ऊर्जा स्तर हैं। हम लोगों ने मरकरी में देखा था कि मरकरी के ऊर्जा स्तर हैं वो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट से अगर हम चलें तो सबसे पहले अगर इसको हम 0 मान लें तो इसके बाद फिर आता है 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आता है 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आता है 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर इसके बाद आता है 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका आयनीकरण स्तर है। इतनी ऊर्जा अगर हाइड्रोजन यानी मरकरी का परमाणु पाए तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन आयनीकृत होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका अपना एनर्जी लेवल है। हमको यहाँ ये देखना है कि हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स कौन से हैं और उनसे कितने प्रकार के वर्णक्रम को प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन में केवल एक ही वर्णक्रम का सीरीज नहीं प्राप्त होती, यानी बाबर ने सबसे पहले हाइड्रोजन के जो वर्णक्रम है, उसका स्पेक्ट्रम है, उसका अध्ययन किया तो उन्होंने बहुत सारी लाइनें देखी। पहले देखी जिसका उन्होंने नाम एच अल्फा रख दिया, फिर दूसरी लाइन दिखी तो एच बीटा, एच गामा, इस तरह से उन्होंने हाइड्रोजन के दृश्य प्रकाश क्षेत्र में जो लाइनें दिखे उसका इस तरह से उन्होंने नाम रखा, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, ऐसा। लेकिन बामर के बाद और भी लोगों ने भी अध्ययन किया तो पता लगा कि हाइड्रोजन में केवल दृश्य प्रकाश क्षेत्र में ही वर्णक्रम नहीं मिलते। इस तरह के वर्णक्रमों के कई सीरीज हैं, कई श्रेणियों में वर्णक्रम मिलते हैं, कुछ दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है उसका ये ऊर्जा स्तर दिखाया गया है। अगर परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो आयनीकृत अवस्था में हो जाए या तो उस स्थिति में बहुत सामान्य अवस्था होगी, उसकी ऊर्जा 0 होगी। तो हमने आयनीकृत अवस्था की ऊर्जा को अगर 0 मान ली तो उसका जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इसको यहाँ 0 माना। तो अब अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो इसके जो दूसरा लेवल है ऊर्जा स्तर -3.4, फिर तीसरे का -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पाँचवें का -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और छठे का इस तरह से -38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से और भी बहुत सारी ऊर्जित अवस्थाएं हैं और अंतिम है उसका 0। हमें जानते हैं कि हाइड्रोजन के लिए किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को प्रदर्शित करने का हमारे पास सूत्र है। nth ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En को हम दिखाते हैं -RhC/n², जहाँ पर n वो क्वांटम जिसको हम कहते हैं इस ऊर्जा स्तर का संख्या, या इसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। तो ये n यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये इस तरह से ये इन्फिनिटी है। इसको अगर RhC का मान रख दें, R का मान ये रिडबर्ग कांस्टेंट है और इसका अगर मान रखते हैं तो ये आता है 1.097 × 10⁻⁷, H का मान 6.6 × 10⁻34, C प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर। अगर ये सब वैल्यू रख दें तो इसका मान आता है 13.6 और ये जूल में आएगा तो 1.6 × 10⁻19 और रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें तो ये आता है 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, इसकी निकालनी है। चूँकि ये 1 है तो n की जगह 1 रख देंगे तो आ जाएगा -13.6। ये दूसरी है, n की जगह 2 रख देंगे तो हो जाएगा n² यानी 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। फिर तीसरे का आ जाएगा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से हम इससे किसी भी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को निकाल लेते हैं। और इन्फिनिटी का मतलब यह है कि उसका जो आयनिक ऊर्जा स्तर है वो निकालना हो तो n की जगह हमने इन्फिनिटी रख दी और 13.6/∞ बराबर 0, तो ये 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो
हार्डवेयर के ये ऊर्जा स्तर हैं, इन ऊर्जा स्तरों में जो संक्रमण होते हैं, ऊर्जित अवस्था हम जानते हैं कि सामान्य अवस्था में निम्नतम ऊर्जा स्तर की स्थिति में परमाणु रहता है। बाहर से ऊर्जा मिलती है तो किसी भी ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। जब किसी भी ऊर्जा स्तर में जाता है तो हम कहते हैं वो ऊर्जित अवस्था में पहुंच गया, यानी ऊर्जा की अवस्था में है। लेकिन ऊर्जित अवस्था में कोई भी परमाणु 10⁻⁻8 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकता, वो तुरंत वापस आएगा। तो उसके पास जो भी ऊर्जा होगी वो प्रकाश के तरंगों के रूप में वो बाहर निकाल देगा, वर्णक्रम के रूप में बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि जो ऊर्जित अवस्था है, मान लीजिए कोई भी ऊर्जित अवस्था है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पाँचवीं है, छठी है, किसी भी ऊर्जित अवस्था से अगर संक्रमण उसका होता है और वो नंबर 1 में आता है, किसी भी ऊर्जित अवस्था से यदि नंबर 1 में आएगा तो प्रकाश की तरंगें जो मिलेंगी वो एक श्रेणी में होंगी, वो एक जगह पर होंगी, वो एक क्रम में होंगी। और ये जो है ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र में है, ये आपके पराबैंगनी क्षेत्र में है, दिखाई नहीं देती। ये दृश्य प्रकाश क्षेत्र से छोटी हैं, ये अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में है, पराबैंगनी क्षेत्र में है। इसको लायमन ने अध्ययन किया था और इसको हम लायमन श्रेणी कहते हैं। अब लायमन श्रेणी के लिए हमें जानते हैं कि जब भी एक ऊर्जा स्तर से और किसी निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण होगी तो प्राप्त ऊर्जा यानी E2 - E1 डेल्टा E बराबर उनकी ऊर्जाओं का अंतर। किसी भी ऊर्जा का अंतर होता है RSc/n²। इसका मतलब ये हुआ कि E2 बराबर RSc/n², लेकिन माइनस में आएगा, इसलिए माइनस वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस n1 बाद में रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रह जाएगा, तो ये हुआ 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इसमें ये RC यहाँ है, ये है हमारी ऊर्जा जो हमको प्राप्त होगी किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाने पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अगर इसको हम तरंग लंबाई में बदलना चाहें या तरंग संख्या में बदलना चाहें तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो बराबर होती है, ऊर्जा मतलब ये ऊर्जा को हम फोटॉन की ऊर्जा में अगर बदलना चाहें, तरंग दैर्ध्य के रूप में बदलना चाहें तो हमें जानते हैं hc/λ या hν ऊर्जा बराबर होती है hν जो बराबर है hc/λ। तो ये hc/λ अगर रख दिया तो hc से hc कट गया, 1/λ या इसी को हम वेव नंबर न्यू बार भी कहते हैं, न्यू बार, चाहे 1/λ लिखिए चाहे न्यू बार लिखिए। इसका मान आ गया R और 1/n1² माइनस 1/n2²। ये पहला ऊर्जा स्तर है। ये दूसरा है, यहाँ से यहाँ को संक्रमण होता है तो इस तरंग लंबाई की तरंगें हमको प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर ये लायमन श्रेणी में हम देख रहे हैं कि जो भी परमाणु किसी भी ऊर्जा स्तर से आता है तो वो पहले में आता है, किसी भी ऊर्जा स्तर से आएगा तो पहले में आएगा। और किसी भी ऊर्जा स्तर से कहाँ से आएगा, 1 में आना है तो 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 5 से आएगा। तो पहले की जगह n1 की जगह 1 हो जाएगा और n2 की जगह हमने n रख दिया तो n का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इनमें किसी से भी संक्रमण होगा तो जो लाइनें मिलेंगी वो सभी लायमन श्रेणी कहलाएंगी, वो सभी लायमन श्रेणी कहलाएंगी। इसी तरह से जब किसी भी ऊर्जा स्तर से 2 में आएगा, किसी भी ऊर्जा स्तर से 2 में आएगा, जब 2 में आएगा तो n1 बराबर 2 और n2 की जगह n का मान 3 से शुरू होगा, 3 4 5, 3 4 5, 3 से 2 में आएगा, 4 से 2 में आएगा, 5 से 2 में आएगा। तो ये एक लाइनें मिलेंगी, लाइनों का एक क्रम मिलेगा जो हमारे दृश्य प्रकाश क्षेत्र में है, बैगनी से लेकर लाल तक के बीच में है। इसे बामर श्रेणी कहते हैं, बामर ने इसका अध्ययन किया था, इसे हम ब्राह्मण श्रेणी कहते हैं। और ये जो हमारी जो
सबसे कम ऊर्जा वाली है, फिर ये अधिक ऊर्जा वाली, फिर और अधिक ऊर्जा वाली और अधिक ऊर्जा वाली, तो इन्हें हम एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा इस तरह से कहते हैं। ये हमारा एच अल्फ़ा है, ये एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा, यह है एच अल्फ़ा, एच अल्फ़ा, यह है आपका एच बीटा, एच गामा। इस तरह से ये हाइड्रोजन के वर्णक्रम की लाइनें हैं। इसके बाद किसी भी ऊर्जा इस तरह से अगर 3 में संक्रमण होगा, 3 में होगा, तो इसे हम पश्चन श्रेणी कहेंगे। और इसी प्रकार अगर 4 में तक आएगा तो वो ब्रैकेट श्रेणी, और फुंड में आएगा तो वो, और इसमें 5 में आएगा तो उसे हम फुंड श्रेणी कहेंगे। यहाँ पर ये हमारी जो लाइमन श्रेणी है, ये लाइमन श्रेणी ये पराबैंगनी क्षेत्र में है। ये पराबैंगनी है, पराबैंगनी, ये पराबैंगनी क्षेत्र है, यानी दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊपर। ये वामन श्रेणी जो आती है, ये आती है दृश्य प्रकाश, ये हमें दिखाई पड़ती है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में है। पश्चन दृश्य प्रकाश क्षेत्र से बड़ी, यानी लाल से भी आगे, यह अवरक्त क्षेत्र में है, ये अवरक्त क्षेत्र है, और ये भी अवरक्त क्षेत्र में है, और फुंड श्रेणी भी अवरक्त क्षेत्र में है। ये बात दूसरी है कि ये इसकी तुलना में ये छोटी तरंगें हैं, ये उससे बड़ी तरंगें हैं, और ये इससे भी बड़ी तरंगें हैं, लेकिन इनका क्षेत्र अवरक्त ही है। तो इस प्रकार से ये हमें 5 वर्णक्रम की श्रेणियाँ हाइड्रोजन वर्णक्रम में प्राप्त होती। अब हमको इससे जो हाइड्रोजन वर्णक्रम की ये 5 श्रेणियाँ प्राप्त होती, कभी कभी इनमें हमको इसकी सीमाएं निकालनी रहती कि इसकी सबसे छोटी जो होगी वो तरंग लंबाई कितनी होगी, सबसे बड़ी तरंग लंबाई कितनी होगी। ध्यान रखेंगे सबसे छोटी तरंग लंबाई तब होगी जब उसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, यानी अगर वो यहाँ से यहाँ आएगा या यहाँ से यहाँ आएगा, अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, यहाँ से इतनी ऊर्जा का अंतर होगा, इतना, और इसलिए उसकी तरंग लंबाई सबसे छोटी होगी। और ये तरंग लंबाई, इसकी ऊर्जा सबसे कम है, इतना ही है, इसका अंतर इतना ही है, और इसलिए ये तरंग लंबाई सबसे बड़ी होगी। ये सबसे बड़ी सीमा है और ये तरंग लंबाई की सबसे छोटी सीमा है। इसी तरह ये सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो ये जो सीमाएं हैं कि सबसे छोटी तरंग लंबाई उस सीमा में कौन सी होगी और सबसे बड़ी तरंग लंबाई उस सीमा में कौन सी होगी। तो किसी भी सीमा की सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंग लंबाइयों को निकालने के लिए एक आसान सा तरीका है, हम किसी भी तरंग लंबाई के लिए निकाल सकते हैं। अब इसको हम करते हैं, इसको मिटा दें, फिर करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि जो हाइड्रोजन है वर्णक्रम, इसमें जितनी भी श्रेणियाँ हैं, इनकी सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वो होगी जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे बड़ी वो होगी जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। क्योंकि जो तरंग लंबाई होती है वो ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऊर्जा की व्युत्क्रमानुपाती यानी ऊर्जा E बराबर hν, आवृत्ति के तो अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन तरंग लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी उसकी तरंग लंबाई सबसे कम होगी। अब यहाँ लामिन श्रेणी में 2 से अगर 1 में आएगा तो इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, तो ये इस बीच में जो हमें तरंग मिलेगी वो सबसे बड़ी मिलेगी। तो लामिन श्रेणी में अगर देखें तो 1/λ 1 में आना है और 1/2 से आना है, 2 का स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, तो ये इतना आया। और इसलिए सबसे बड़ी तरंग लंबाई यानी सबसे कम ऊर्जा की तरंग लंबाई, हमने इसको भाग दिया
10⁻⁷ नीचे ऊपर गया, माइनस हो गया। इसको हल करेंगे तो भाग देने पर ये इतना आएगा 1.215 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसका दशमलव हटाएंगे 10⁻⁻10 हो जाएगा, तो ये 1215 अंगस्ट्राम हो जाएगा। तो लाइमन श्रेणी का 1215 यानी 1215 अंगस्ट्राम ये इसकी सबसे बड़ी तरंग लंबाई यानी सबसे कम ऊर्जा की तरंग लंबाई है। और सबसे छोटी तरंग लंबाई जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा है वो इन्फिनिटी से और यहाँ आए, एक में आए। तो इसलिए सबसे बड़ी तरंग लंबाई के लिए हम क्या करेंगे कि ये यहाँ पर 1/∞ हो जाएगा। यहाँ तो 1 रहेगा 1, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी रहेगा 1/∞, n2 की जगह यानी n की जगह इन्फिनिटी, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा। ये इतना आया, इसको उलट दिया तो लैम्ब्डा का मान इतना आ गया 912 अंगस्ट्राम। तो ये जो सबसे बड़ी तरंग लंबाई है ये है 912 अंगस्ट्राम। सबसे छोटी तरंग लंबाई है 912 अंगस्ट्राम और सबसे बड़ी तरंग लंबाई है 1215 अंगस्ट्राम। तो ये इसकी सीमा हो गई हमारी लाइमन श्रेणी की। लाइमन श्रेणी 912 से और 1215 के बीच होती है। इसी तरह से बामर श्रेणी जो हमको दिखाई पड़ती है जिस प्रकाश क्षेत्र में है, तो इसमें जो एच अल्फा है ये सबसे बड़ी तरंग लंबाई है। तो हम बामर श्रेणी के लिए देखें इसी प्रकार 1/λ = इतना 2 में आएगा। जब 3 से आएगा तो सबसे कम ऊर्जा होगी, इसलिए सबसे बड़ी तरंग लंबाई लैम्ब्डा। इसको हल करते हैं तो ये आएगा 6563 अंगस्ट्राम, राइट। इसी तरह बामर की सबसे छोटी तरंग लंबाई जब वो अनंत से 2 में आएगा, जब वो अनंत से 2 में आएगा, अनंत से 2 में आएगा तो इसकी जगह अनंत हो जाएगा, 1/4 केवल रहेगा। इसको उलट देंगे तो सबसे छोटी तरंग लंबाई लैम्ब्डा अर्थात सबसे अधिक ऊर्जा की तरंग लंबाई 3646 अंगस्ट्राम होगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये सीमाएं हम किसी की भी निकाल सकते हैं। इसकी सीमा सबसे छोटी जो सबसे बड़ी तरंग लंबाई होगी वो 4 से 3 में आएगी और सबसे छोटी तरंग लंबाई होगी अनंत से 3 में आएगी। इसी तरह से इसकी सबसे छोटी तरंग लंबाई अनंत से 5 में आएगी और सबसे बड़ी तरंग लंबाई जो 6 से 5 में आएगी। इस तरह से किसी भी श्रेणी की तरंग लंबाई की गणना हम इसके आधार पर कर सकते हैं। हम लोगों ने भी पढ़ा है कि जो संक्रमण होता है वो नीचे से ऊपर को भी होता है, ऊपर से नीचे को भी होता है। कोई भी परमाणु जब ऊर्जा को शोषित करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं, 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वापस आता है। जो वापस आता है तो अपनी ऊर्जाओं को निकालता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी हमारा हाइड्रोजन का परमाणु है वो ऊर्जा लेता है, अब वो ऊर्जा इतनी लेता है, इतनी कि वो 5वें ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो सामान्य उसकी ऊर्जा है उससे वो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तक पहुंच जाता है। यानी ज़्यादा है, ये कम है। जो नेगेटिव होगा तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी वो उसका मान कम होगा। यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। अब वो इस ऊर्जा स्तर में है। अब इस ऊर्जा स्तर से जब नीचे उतरेगा तो एक तो वो सीधा नीचे आ सकता है, तो वो जब 5 से 1 में आएगा तो लाइमन श्रेणी का उत्सर्जन करेगा। दूसरा, वो इससे 2 में आएगा तो बामर श्रेणी का उत्सर्जन करेगा। इससे 3 में आएगा तो पश्चिम का भी उत्सर्जन करेगा और 5 से 4 में आएगा तो वो ब्रैकेट श्रेणी का भी उत्सर्जन करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो जाएगा तो पहले में आए या पहले से जाए तो श्रेणी तो लाइमन की ही हुई, क्योंकि ऊर्जा तो लाइमन श्रेणी के बराबर ही हुई। तो अवशोषण तो करता है लाइमन श्रेणी का, लेकिन जब नीचे उतरता है तो वो ब्रैकेट श्रेणी, पश्चिम श्रेणी, बामर श्रेणी और लाइमन श्रेणी, ये सभी श्रेणियों का वो उत्सर्जन कर सकता है। लेगा एक श्रेणी और निकालेगा सभी श्रेणी।
सामान्य अवस्था में पृथ्वी पर हाइड्रोजन इस अवस्था में रहता है। जब ऊर्जा पाता है तो किसी भी ऊर्जा स्तर में वो पहुंच जाता है, लेकिन जब जाएगा तो वो निम्नतम ऊर्जा स्तर से ही जाएगा। यानी जो ऊपर की तरफ संक्रमण होता है, अवशोषण संक्रमण होता है, जिसे हम ये भी कहते हैं कि जब कोई भी पदार्थ का अवशोषण वर्णक्रम मिलता है, उसमें काली लाइनें मिलती हैं, तो जो ऊर्जा शोषित होती है वो निम्नतम ऊर्जा स्तर से ही शोषित होती है, नीचे से ऊपर जाता है। लेकिन ऊपर से जब नीचे आने लगता है तो किन्हीं भी दो ऊर्जा स्तरों के बीच उसका संक्रमण होता है, संभव है। लेकिन जो सूर्य है, सूर्य में वामन श्रेणी का भी अवशोषण वर्णक्रम मिलता है। सूर्य में 2 से भी ऊपर को संक्रमण होता है। उसका कारण यह है कि सूर्य का ताप बहुत ही अधिक है और वहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस स्थिति में और इस स्थिति में ज़्यादातर होती है, यानी ये ऊर्जित अवस्था में ही रहती है। इसलिए जब ऊर्जित अवस्था में है तो ऊर्जा का अवशोषण यहीं से करेगी, इसलिए वहाँ पर वामन श्रेणी का भी अवशोषण होता है, यानी वामन श्रेणी का भी अवशोषण वर्णक्रम मिलता है सूर्य में। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा संभव नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा सूर्य के वर्णक्रम से संबंधित। अब ये सूर्य के जो वर्णक्रम में हम लोगों ने कल अभी पढ़ा था कि जो वर्णक्रम होता है वो अवशोषण उत्सर्जन दोनों होता है। उत्सर्जन अवशोषण यही कि जब वो अवशोषित करता है तो जो प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा होगा, अगर इतनी ऊर्जा को उसमें से उसने अवशोषित कर लिया तो इतनी की जगह पर काली लाइन आ जाएगी। यानी इस तरंग लंबाई, ये तरंग लंबाई वामन श्रेणी की है 1215 एंगस्ट्रॉम, तो 1215 लाइन जहाँ आनी चाहिए प्रकाश, वहाँ पर काली लाइन आ जाएगी। इसका मतलब ये लाइन इसके द्वारा अवशोषित हो गई और उस हाइड्रोजन परमाणु ने इस लाइन को ऊर्जा को शोषित करके वो इस अवस्था में पहुँच गया। तो इस तरह से अवशोषण वर्णक्रम बनता है। और जब ये प्रकाश को नीचे, यानी जो परमाणु नीचे उतरता है तो ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, तो उत्सर्जन वर्णक्रम मिलता है। यहाँ पर एक बात और देख लें, इस अवस्था में है, लेकिन अगर 3.4 की ऊर्जा पर पहुँचा, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊर्जित अवस्था में पहुँच गया। इसी तरह से यहाँ पहुँचा तो भी ऊर्जित अवस्था में पहुँच गया। तो ऊर्जित अवस्था में पहुँचाने के लिए अगर किसी इलेक्ट्रॉन से हम हाइड्रोजन के परमाणु को टकरा दें और वो इलेक्ट्रॉन उसको अपनी ऊर्जा दे, तो इस ऊर्जित अवस्था में पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, किसी भी ऊर्जित अवस्था में। तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जित करने के लिए हम उसको त्वरित करते हैं विभवांतर द्वारा। जितने विभवांतर द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित करके और किसी भी परमाणु को हम ऊर्जित अवस्था में पहुंचाते हैं, उसे हम उसका ऊर्जन विभव कहते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन परमाणु में यदि हम इतने वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित करें कि वो जब हाइड्रोजन के परमाणु से टकराए तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो आयनित हो जाए, तो उस न्यूनतम पोटेंशियल को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो हर परमाणु का अपना अलग आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। तो ये तो हुआ हमारी ये परमाणु से संबंधित जो समस्याएं थी उसके बारे में हुआ। हमारे पास एक मरकरी का परमाणु है, उसका ये ऊर्जा स्तर दिया हुआ है। जो परमाणु है वो 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा स्तर पर है और इसका संक्रमण होता है, ये दूसरे में आता है। तो तरंग लंबाई कितनी होगी, जो विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन होगा उसकी तरंग लंबाई कितनी होगी। अब हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो उत्सर्जन होगा वो तो फोटॉन के रूप में होगा और फोटॉन का जो ऊर्जा होती है वो बराबर होती है hc/λ। हमको इसकी तरंग लंबाई निकालनी है और ये कितना ऊर्जा निकलती है, इन ऊर्जाओं का अंतर। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर लैम्डा बराबर h 6.6 × 10⁻⁻34
और c का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और नीचे आ जाएगा डेल्टा ई। डेल्टा ई ये इसका अंतर कर दिया, ये हुआ 6.67 और 4.86। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। हमने इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से अगर गुणा किया तो भी जूल में हो गया। अब सब एक ही मात्रक में हो गए। इसका जो उत्तर आएगा वो मीटर में ही आएगा। अब अगर इन सब को हम हल करते हैं, इनको इससे से भाग दे दिया, फिर से गुणा किया, ये सब अगर इन सबको हल करें तो इसकी जो वैल्यू आती है इस सब की, इतने की, इसकी इतने की वैल्यू ये आएगी 12375 अपान ये जो आपका डेल्टा ई आया और इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इतना आता है। 10⁻⁻10 मीटर बराबर होता है एंगस्ट्रॉम। और इसीलिए लेम्डा का मान डायरेक्ट निकल आएगा 12375 एंगस्ट्रॉम में, जबकि डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख के हम इसको निकाल सकते हैं। तो 12375 अपान 7 में से 6 गए 1, 16 में से 8 गए 8 और 5 में से 4 गए 1, इतना एंगस्ट्रॉम आएगा। अब इसको डिवाइड करके हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 181,237,500 9 2 ज़्यादा हो गया, 6 48 1 और 5 1 7 उतार लिया तो ये आ गया 8 और 8 4 8 से 14 9 10 10 में से 4 गए 6 69 5 3 3 2 5 1 ओहो गड़बड़ हो गया ना 6 5 तो ये आया 15 में से 8 गए ये हुआ 7 6 0 3
हो गया 7 और 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गए 1, एक 0 और बढ़ाया, आया 1270। सात 756 7 15, ये आ गया आपका, तो आया 7। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये आ गया आपका 6837 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान रखें, इसकी वैल्यू इतनी आती कैलकुलेट करने पर, जब भी जहाँ भी ये लिखा रहेगा अगर इतना याद रखेंगे तो इसकी वैल्यू को आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर लैम्डा निकालना होगा तो ये इस रूप में इतना आ जाएगा। अब अगर इस फार्मूले को याद रखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई निकालना हो तो इसको यहाँ रखें, लैम्डा वहाँ नीचे चला जाएगा और डायरेक्ट इसी सूत्र की सहायता से हम गणना कर लेंगे। 12375 अपॉन डेल्टा ई। अब ये आता है मीटर में, और इसी को अगर आप चाहें तो ये 12375 अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम में आएगा लैम्डा का मान। इस सूत्र का इस्तेमाल करते रहते हैं और हम आसानी से गणना कर लेते हैं। और जहाँ इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं ध्यान रखेंगे, यहाँ 6.6 का इस्तेमाल हमने किया, कहीं कहीं 6.63 या 6.65 ऐसा दिया रहेगा, तो फिर हमको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो 6.6 से तो इसकी वैल्यू इतनी आती है, और वो 6.65 भी दिया होगा तो लगभग वैल्यू यही आएगी। तो आज बस इतना ही।